हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 7। टॉपिक है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन। तो इसमें बताया गया है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में ये बात साबित करी गई कि कॉपरेशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर हम लोग मिलजुल कर रहे हैं तो किसी भी तरह का वायलेंस जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, और वायलेंस के ऊपर लिमिट लग सकती है, मतलब रोक लग सकती है। तो ये जो वायलेंस है उसके ऊपर लिमिट ही नहीं, एक रोक ही नहीं, बल्कि दोनों लेवल्स पर हम लोग दोनों लेवल से वॉर को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड्स और मीन्स का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम लोग ऐसी कंडीशंस ही ना क्रिएट करें जिनसे वॉर क्रिएट हो या वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो, तो अगर वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये पॉसिबल मतलब वेज यूज़ करने चाहिए जिससे कि हम लोग उसको रिडक्ट कर सकें, उसे रिड्यूस कर सकें। एंड्स का मतलब अगर आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, एंड्स को हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं किसके साथ। एंड्स आ जाएंगे हमारे रिजल्ट्स, और मीन्स आ जाएंगे हमारे जो हम लोगों ने वेज यूज़ किए किसी चीज़ को क्रिएट करने के लिए। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया, ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड व्यू है कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो ये इस रीज़न को बहुत अच्छी तरह से लेके चल रही थी, मतलब कि वॉर को, कि हम लोग को क्या करना है, एक दूसरे का कॉन्फिडेंस कोऑपरेट करना है, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, compete कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात उनका ये था कि सेल्फ डिफेंस का होना ज़रूरी है, या फिर हम लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाना है कि उनकी किलिंग ना हो। जीनोसाइड का मतलब होता है लार्ज स्केल में जब किलिंग होती है, मारा जाता है लोगों को। वॉर का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि वॉर एक ऐसी की सिचुएशन होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लडशेड होता है, और हम लोग कह सकते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में किलिंग होती है। तो वॉर को तभी लिमिट करा जा सकता है, तभी कम किया जा सकता है, तब जब हम लोग उसमें वॉर लाइक कम से कम सिचुएशन क्रिएट करें। मतलब कहीं पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए कि हाँ हमारे पास इतने वेपन्स है, वॉट एवर इस तरह की चीज़ें हैं हमारे पास। तो मिसअंडरस्टैंडिंग दो नेशंस के बीच में होगी तभी वॉर लाइक सिचुएशंस जो हैं वो क्रिएट होंगी। आर्मीज़ को क्या करना चाहिए, कम से कम किलिंग करवानी चाहिए, मतलब वायलेंट एक्टिविटीज़ कम से कम करनी चाहिए। और उनको क्या करना चाहिए, जो भी नॉन कॉम्बिडेंट्स हैं, मतलब जो उनके साथ मुकाबला नहीं कर रहे हैं, जो युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, या फिर साथ ही साथ जो अनआर्म्ड हैं, जिनके पास वेपन्स नहीं हैं, तो और क्या करना चाहिए उन्हें। सरेंडरिंग कंपोनेंट्स का मतलब क्या हो गया कि जिनके लिए लग रहा है, हमारी अगर आर्मी, अगर मान लीजिए इंडिया की आर्मी है, इनको पता है कि हमारे पास वेपन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं। तो अगर दूसरा जो नेशन है, जो राइवल है, उसके पास वेपन्स कम है, तो अगर इंडियंस को ये लग रहा है कि हाँ हम लोग वो सरेंडर कर देंगे, जो दूसरा राइवल नेशन है वो सरेंडर कर देगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है अननेसेसरी किलिंग करने की, जीनोसाइड लाने की। ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि एक्सेसिवली वायलेंट करना कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं करना चाहिए उन्हें वायलेंस आर्मीज़ को। और ना उन्हें किसी भी तरह से फ़ोर्स किया जाना चाहिए कि हाँ, जब उनके पास, तभी उनको अपनी मतलब फ़ोर्स का यूज़ करना चाहिए जब उनके सारे जितने भी अल्टरनेटिव्स जो हैं वो फ़ेल हो जाएँ तभी। ठीक है? अल्टरनेटिव्स में यहाँ पर आप लोगों का पीसफुल नेगोशिएशन भी आ जाता है। ठीक है? देन यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे नेशंस होते हैं जो क्या करते हैं, जो एक दूसरे के साथ अपनी मतलब पॉलिसीज़ को शेयर करते हैं कि हाँ हमारे पास, हमने आर्मीज़ को कहाँ पे डिप्लॉय किया है और किस तरह से, ये सारी चीज़ें वो ऑलरेडी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्या बताया गया है। ये जो ट्रेडिशनल व्यू है सिक्योरिटी का, ये बोलता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कॉपरेशन के साथ ही नहीं चलता है। ये बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनके थ्रू, मतलब बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैसे डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट का मतलब क्या हो गया है कि कम से कम वेपन्स का यूज़ करना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि डिसआर्मामेंट का मतलब कि बिल्कुल जिनके पास वेपन्स नहीं हैं। ठीक है। तो आर्म्स कंट्रोल की कम से कम वेपन्स का यूज़ किया जाए, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करी जाए। अब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का क्या मतलब यहाँ पर बताया गया है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मतलब एक नेशन जो है वो दूसरे नेशन पर ट्रस्ट करे, अपनी कुछ पॉलिसीज़ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। और डिसआर्मामेंट का मतलब क्या हो गया कि क्या करें, अगर सभी स्टेट्स जो हैं कुछ हद तक या फिर कुछ तरीक़ों से वेपन्स पर कंट्रोल करें, उनका यूज़ कम करें, तो भी हम लोग ये बोल सकते हैं कि वॉयलेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो कम हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल,
1972 में बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन हुआ, जिसमें ये बोला गया कि आप लोगों, कन्वेंशन मतलब ये कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने क्या किया कि हम लोग को जितने भी बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, जिनमें मतलब जो लिविंग वेपन्स हैं, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि बॉम्ब वगैरह लगा के कोई पर्सन अगर चला जाता है कहीं पर, जैसे पुलवामा अटैक हुआ था सिंपली, तो वहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा कम किया जाए, या कुछ और भी जिनमें लिविंग है जो चीज़ें, ठीक है। तो उसके बाद 1992 में केमिकल वेपन्स कन्वेंशन हुई, CWC उसे कहा जाता है। जितने भी वेपन्स केमिकल बेस्ड हैं, लाइक वायरस वगैरह एंड ऑल, ठीक है, तो उन पर बैन लगाया गया कि उनकी प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए, और ना उन वेपन्स को रखना मतलब आपके लिए मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आप लोगों के पास इतने डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैं, तो आप लोग भी खुद से ही आप लोग एक डिस्ट्रक्टिव काज कर सकते हो, खुद से भी आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन का कारण बन सकते हो। अब यहाँ पर बताया कि 155 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्रीज थी। यहाँ पर स्टेट बताया गया, स्टेट मतलब कंट्रीज़, यहाँ पर नॉर्मल फेडरल स्टेट्स नहीं है जैसे इंडिया में है। तो उन्होंने ये जो इंटरनेशनल लेवल की एक डिमांड थी कि आप लोगों को बायोलॉजिकल वेपन्स की मतलब कम से कम यूज़ करना है ना, कन्वेंशन हुई थी जो, तो उसको मान लिया था, ये मांग पूरी कर दी थी उन्होंने कि हम लोग इन बायोलॉजिकल वेपन्स का कम से कम यूज़ करेंगे। और 181 स्टेट्स थी जिन्होंने केमिकल वेपन्स को रिडक्ट करने की कोशिश करी थी, मतलब उन्होंने केमिकल वेपन्स को कम यूज़ करने की बात करी थी। दोनों कन्वेंशंस जो थी वो ग्रेटर पावर भी उनमें मतलब आई थी, लेकिन दो सुपर पावर्स जो थी उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना था, जैसे यूएस और सोवियत यूनियन, क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम पर हम लोग को ये चीज़ पढ़ने को मिली थी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस किया था एक दूसरे के साथ। दोनों चाहते थे कि हम लोग आर्म्स, उन दोनों के बीच में आर्म रेस चल रही थी कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वेपन जो हैं वो प्रोड्यूस करने हैं। तो उन्होंने किसी भी तरह के मास डिस्ट्रक्टिव वेपन्स को मतलब रिड्यूस नहीं किया था, लाइक न्यूक्लियर वेपन्स थे जिनसे वो क्या करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे दूसरे एरियाज़ को। अब आर्म्स कंट्रोल जो है वो ये रेगुलेट करता है कि क्वेश्चन हो मतलब उनको किस तरह से एक्वायर किया जाए और किस तरह से वेपन्स की डेवलपमेंट करी जाए। उसके बाद देखा गया एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको एबीएम कहा जाता है, ट्रीटी साइन हुई 1972 में, जिसमें ये बोला गया कि यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स का कम से कम यूज़ करेंगी, जिनसे डिफेंसिव शील्ड जो है जो लॉन्च करते थे, न्यूक्लियर अटैक होते थे, लाइक जैसे यूएस ने किया था हिरोशिमा और नागासाकी में। तो उसमें ये बोला गया कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो क्या करेंगी, वो कम से कम मतलब यूज़ करेंगी इन वेपन्स का, और लार्ज स्केल में जो इनकी प्रोडक्शन चल रही थी उस टाइम पर इन दोनों के सिस्टम में, मतलब सोवियत यूनियन और यूएसएसआर में, वो अब नहीं होगी। और जैसा कि हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, यूएस और सोवियत यूनियन जो थे उन्होंने बहुत सारी सीरीज़ में कुछ स्ट्रैटेजीज़ जो थी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कुछ ट्रीटीज़ को साइन किया था ताकि वो आर्म्स को कंट्रोल कर सकें। और वो कौन-कौन सी ट्रीटीज़ थी, लाइक साल्ट 1 हो गया, साल्ट 2 हो गया, साल्ट स्टार्ट 1, स्टार्ट 2, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 में जो हुई थी, ठीक है। इन ट्रीटीज़ के थ्रू उन्होंने क्या किया कि हम लोग कम से कम वेपन्स को एक्वायर करेंगे, ठीक है। और कुछ और कंट्रीज़ भी थी जिन्होंने कहा कि हम लोग इनकी टेस्टिंग पर, न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग पर बैन करेंगे। और एक और चीज़ कही गई थी कि जिन नेशंस के पास 1967 से पहले वेपन्स थे, वो वेपन्स को अपने पास रख सकते हैं, और जिन्होंने 1967 के बाद वेपन्स लिए हैं, किससे खरीदे हैं या खुद से बनाए हैं, तो उनको गिव अप करना होगा, उनको छोड़ना होगा, उनके पास कोई राइट नहीं है कि इन वेपन्स को रख सकें। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो थी वो पूरी तरह से वेपन्स को, न्यूक्लियर वेपन्स को एबॉलिश नहीं कर पाई, उन पर रोक नहीं लगा पाई थी। इससे हम लोगों ने ये बोला कि बहुत ही कम कंट्रीज़ थी जिन्होंने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को एक्वायर किया था, मतलब उसको फॉलो किया था। अब उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो थी वो चाहती है कि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है वो होनी चाहिए, जिससे कि मतलब कि हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिससे वायलेंस जो है वो कम हो सके। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंट्रीज़ जो हैं अपने आइडियाज़ को शेयर करती हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करती हैं अपने राइवल्स के साथ। वो एक दूसरे को बताती हैं कि हमारी क्या मिलिट्री इंटेंशंस हैं, हमारे पॉइंट्स कहाँ पर हैं, हमारे मिलिट्री प्लान्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, बट फुल फ्लेज तरीके से नहीं, कुछ सीक्रेट प्लान्स भी होते हैं। क्लियर है? और उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि वो डिमोनस्ट्रेट भी करते हैं एक दूसरे को
मतलब वो एक तरह से डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं कि हाँ, हमारे ये प्लान है, हम किसी भी तरह का सरप्राइज़ अटैक जो है वो प्लान नहीं कर रहे हैं। वो एक-दूसरे को बताते हैं कि हमारे पास कौन-कौन सी काइंड की फ़ोर्सेस हैं, मतलब जैसे एयर होगी, नेवी होगी, व्हाटएवर जितनी भी फ़ोर्सेस होती हैं 4 टाइप की, तो वो सारी हमारे पास हैं उन और कितना कितना उनके पास मतलब वेपन्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाती है और कहाँ-कहाँ पर फ़ोर्सेस लगाई गई हैं। और अगर हम लोग शॉर्ट में बात करें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की, एक ऐसी प्रोसेस है जो क्या करती है कि दो नेशंस में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो वॉर होती है उसको रिड्यूस करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो अगर हम ओवरऑल कंक्लूड करें, ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी जो है वो प्रिंसिपली कंसर्न्ड है किसके साथ, यूज़ ऑफ या फिर मतलब वेपन्स, या हम लोग बोल सकते हैं थ्रेड का यूज़ किया जाना, मिलिट्री फोर्सेस का यूज़ किया जाना, कहीं न कहीं इन्हीं चीज़ों के साथ कंसर्न्ड है। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो है उसमें ये बताया गया है कि जो प्रिंसिपल थ्रेट सिक्योरिटी कहाँ से आ रहा है, उसके मीन्स क्या हैं, वो कैसे ओरिजिनेट हुआ, उसका इमर्जेंस कैसे हुआ, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बातचीत करी जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।